हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और अब जरा इन्हें देखो। ये है यूट्यूब इंडिया के चाइल्ड कपल्स जिनकी एज 15 से 17 के बीच है। एंड माइंड यू, इनमें से 2 कपल्स के तो बच्चे भी हो चुके हैं। चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में न्यू नहीं बल्कि काफी कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में तो ये तक सामने आया कि आज की डेट में इंडिया में 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स है और इनमें से भी 102 मिलियन की तो शादी 15 साल की उम्र के भी पहले हो चुकी है। लास्ट 3 सालों में सिर्फ महाराष्ट्र से ही 15,000 चाइल्ड मैरिजेस के केसेस रजिस्टर हुए। सो अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज इंडियन कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा लगता है। एंड काफी सारे लोग तो इसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि तुम तो आज के युवा हो, हमारे पूर्वजों ने भी चाइल्ड मैरिज किया था, तो क्या वो लोग गलत थे? अब वो गलत थे या नहीं, ये बहस करने से बेहतर ये है कि हम ये जान ले कि क्या चाइल्ड मैरिज वाकई में हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा था। सो वेल, द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में सिर्फ इन 8 तरीकों की शादियों का ही जिक्र है एंड जिनमें भी कहीं पे भी चाइल्ड मैरिज का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। हमारे 18 पुराणास में भी कहीं पे भी अ यंग गर्ल चाइल्ड गेटिंग मैरिड एट एन अर्ली एज का कोई भी जिक्र नहीं है। इनफैक्ट मत्स्य एंड गरुड़ पुराण में तो एक वुमेन की मैरिजेबल एज 20 बताई गई है। चलो इंडिया की द मोस्ट फेमस कामसूत्र के चैप्टर 6 का ये वर्स ही ले लो। विवाह धर्मस्य उपयुक्तम आयु इति स्त्रियनम परिवृते, मतलब कि ओनली आफ्टर अ मैच्योर एज शुड अ वुमन मैरी। एंड नीति शास्त्र में भी चाणक्य ने ये क्लियरली लिखा है कि एक लड़की को मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली मैच्योर होने के बाद ही शादी जैसे एक अलायंस में बंधना चाहिए। एंड ये मैच्योरिटी द्विदशम यानी कि 20 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद ही आती है। अब ये सारी चीजें तो क्लियरली एक ही बात को पोर्ट्रे करती है कि चाइल्ड मैरिज कहीं पे भी इंडिया का पार्ट था ही नहीं। मतलब कि दिस प्रूव्स कि इसे कहीं से तो लाया रहेगा। सो कौन लाया इसे? वेल, इन्वेडर्स। चाइल्ड मैरिजेस डेट बैक होती है एंशिएंट ग्रीस और रोमन एम्पायर तक। एंशिएंट ग्रीस में अर्ली मैरिज और टीनेज मदरहुड देखा गया है। इनफैक्ट रोमन एम्पायर में तो गर्ल्स 12 साल की उम्र में और बॉयज 14 साल की उम्र में तक शादी कर सकते थे। चलो ये तो हुई वर्ल्ड की बात, लेकिन इंडिया में चाइल्ड मैरिज को डेट बैक किया जाता है दिल्ली सल्तनत। 10th सेंचुरी में सबसे पहले टर्किश इन्वेडर महमूद गजनी भारत में आया। अब इसके अपने नियम कायदे और इसका मार काट बलात्कार का जो कल्चर था वो इसके बाद भी आने वाले इन्वेडर्स ने कंटिन्यू किया। अब इससे प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया में औरतों का स्टेटस गिरने लग गया। उन्हें अक्सर गिफ्ट्स या फिर स्लेव्स के तौर पर एक्सचेंज किया जाने लगा। एंड फाइनली सिचुएशन यहाँ तक आ पहुंची कि नेटिव इंडियंस अपनी बेटियों को बचाने के लिए या मे बी अपने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी से जल्द पीछा छुड़वाने के लिए किसी भी इन्वेडर या फिर उनके सिपाहियों की नजर पड़ने से पहले ही उनकी शादी कराने लग गए। बट अगर आज की तारीख में देखा जाए तो किसी भी इन्वेडर का कोई डर नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी किसी को उठा के लेके नहीं जाने वाला है, तो फिर आज क्यों ये कंटिन्यू हो रहा है इंडिया में? अब जब यूनिसेफ इंडिया के मेजर इश्यूज को स्टडी कर रहा था तब वो चाइल्ड मैरिजेस होने के पीछे 5 मेजर रीजंस पे आया। फर्स्ट इज कॉन्सुलेशन। इंडिया में शादी का मतलब 2 अलग अलग फैमिलीज का एक होना और इसीलिए ज्यादातर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए फैमिली मेंबर्स बच्चों के जन्म से पहले ही उनका रिश्ता फिक्स कर देते हैं। रीजन नंबर 2, वाई एजुकेट। इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस ज्यादातर गरीब घर में होते हैं। अब इन घरों में एजुकेशन को स्किप करके शादी इसीलिए जल्दी करवा दी जाती है ताकि घर का एक मेंबर कम हो जाए और घर अच्छे से चल सके। रीजन नंबर 3, डाउरी। हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहाँ पर लड़कों की तादाद लड़कियों से ऑलरेडी काफी ज्यादा है, वहाँ पर कई बार लड़कियों को शादी करने के लिए खरीद कर लाया जाता है एंड जिसमें भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है यंग लड़कियों को। अब क्योंकि यंग लड़कियों का प्रेफरेंस ज्यादा है इसीलिए यंग लड़कियों के लिए डाउरी के जो रेट्स होते हैं वो हल्के से कम होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वुमेन। एंड इसीलिए भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी कम उम्र में करा देते हैं ताकि बड़े होने पे उनकी ज्यादा कीमत ना देने पड़ी डाउरी के लिए। रीजन नंबर 4, सेफ्टी। जिन गांवों में लोगों की एवरेज एज काफी हाई होती है वहाँ पर एक यंग और फाइनेंशियली स्टेबल लड़का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता और इसीलिए कुछ बैकवर्ड और रूरल इलाकों में जैसे ही ऐसा कोई अच्छा लड़का लड़की वालों को मिलता है तो ऑब्वियसली उस लड़के को तुरंत ही अपनी बेटी के लिए बुक कर दिया जाता है। एंड फाइनली चाइल्ड मैरिज करने का रीजन नंबर 5 है चैस्टिटी। Now learners, before moving ahead, let's talk about today's video sponsor, Binomo application. Binomo एक ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप दिन का 1500 या फिर महीने का 30,000 रुपए तक का भी कमा सकते हो। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें बस आपको ये फोकस करना होता है कि आपके चुने हुए एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हल्का सा वेट करते हैं एंड यस,
मेरा फोकस करेक्ट निकला एंड देखो मैंने तुरंत ही 1350 रुपए कमा लिए। अब ये अमाउंट सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम के द्वारा विड्रॉ भी कर सकते हो। अब इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 400 रुपए का टॉप अप करोगे तो आपको 800 रुपए मिलेंगे। तो अभी ये बायनामो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग के और न्यू लर्निंग के स्किल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ऑब्वियसली जिससे कि आपके प्रॉफिट अर्निंग की पॉसिबिलिटीज और बढ़ सकती है। लेकिन हाँ लर्नर्स, किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है, इसलिए ध्यान से करना। सो रुके क्या हो, अभी ये बायनामो को डाउनलोड करो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बायनोमिस्ट। आर यू? इंडिया के कुछ इलाकों में कई पेरेंट्स का ये मानना है कि अपनी बेटी का कन्यादान करवाने का मौका मिलना उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलने के बराबर है। बट व्हाट इफ बेटी बड़ी हो गई और उसने खुद का लाइफ पार्टनर खुद ही चुन लिया तो? फिर तो परिवार की नाक कट जाएगी और पेरेंट्स ऑफिशियली अपनी बेटी का कन्यादान करने का जो मौका है वो खो देंगे, विच बाय द वे मीन्स नो रिवॉर्ड पॉइंट्स। और इसीलिए भी उनकी शादी एक यंग एज में बचपन में ही करा दी जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, आज के तारीख में इंडिया में हर 4 में से एक फीमेल की शादी 18 साल होने के पहले हो गई है और इंडिया में करीब 6.8% वुमेन 19 साल की होने के पहले ही प्रेग्नेंट भी हो चुके हैं। अब इतने कम उम्र में शादी और बच्चे होना यानी सीधे सीधे कॉम्प्लिकेशंस लाइक सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, हर 2 में से एक लड़की जो 19 साल से पहले प्रेग्नेंट होती है वो बच्चे के डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस फेस करती ही है, और जिसमें से भी 71.7% कॉम्प्लिकेशंस तो सिर्फ प्रीमेच्योर डिलीवरी से जुड़े होते हैं और माँ और बच्चे दोनों के लिए जान ले सकते हैं। एंड इसी वजह से आज इंडिया 2 मेजर प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है। सबसे पहले है मैटरनल मोर्टालिटी एंड सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टालिटी। तो सबसे पहले अगर मैटरनल मोर्टालिटी की बात करें तो एक टीनेज लड़की में वजाइना और एनस को सेपरेट करने वाली पेरिनियल लेयर इतनी मजबूत नहीं होती है कि डिलीवरी के वक्त होने वाले मसल के स्ट्रेचेस को वो झेल सके। अब अगर ऐसे कंडीशन में एक लड़की को प्री मैच्योर डिलीवरी से भी गुजरना पड़ता है तो इसका मतलब होता है पेरिनियल लेयर का फटना, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। एंड फिर इसके वजह से उस टीनेज लड़की के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है एंड फिर इस सब के चलते उसकी मौत तक हो सकती है। आप लिटरली मानोगे नहीं, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया में करीब 2 मिलियन लड़कियां इस फिस्टुला के प्रॉब्लम से जूझ रही है। एंड टू टॉप इट अप, करीब 1 लाख नए केसेस इसमें हर साल ऐड भी हो रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, बच्चों के मरने का रेट या फिर सिंपली इन्फेंट मोर्टालिटी का रेट टीनेज माओ के बच्चों में काफी ज्यादा होता है। एंड ज्यादा से मेरा मतलब है ओल्डर माओ से 75% ज्यादा। बट चलो ये तो सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए जो एक लड़की फेस कर सकती है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज की वजह से दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम जो लड़कियां फेस करती है वो है इलिटरेसी। कई सारे गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश्ड ऑफिशियल ह्यूमन राइट्स रिसर्च रिपोर्ट में ये बार पाया गया है कि इंडिया में स्पेसिफिकली लड़कियों की शिक्षा में जो 3 सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो है फैमिली, प्रेगनेंसी और चाइल्ड मैरिज। अब नो एजुकेशन का मतलब है नो जॉब और नो जॉब का मतलब है नो मनी या फिर गरीबी। एंड इसीलिए ये चीज भी देखी गई है कि ऐसे घरों में जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं उन लड़कियों के साथ बड़े होकर भी वो ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि अपने हस्बैंड के अलावा उनके पास खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं होता है, और प्लस इलिटरेसी की वजह से उन्हें इतनी समझ भी नहीं होती कि ये जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। एंड इसी चीज का रेपरकशन है कि इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि चाइल्ड मैरिजेस एंड अब्यूज कैन लीड टू टीन विडोज, यानी कि काफी सारी बच्चियां टीनेज में ही विधवा हो जाती है। 2001 के सेंसस के अनुसार सिर्फ इंडिया में ही करीब 1,07,000 विडोज 10 से 14 साल की एज ग्रुप की थी और करीब 1,27,000 विडोज 15 से 19 साल की एज ग्रुप की थी। इनफैक्ट इस डेटा के बाद 2001 के सेंसस को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था, क्योंकि उन्होंने 10 साल से कम उम्र वाली लड़कियों को कंसिडर ही नहीं किया था और इसीलिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट सेंसस से इस डेटा को ही कलेक्ट करना बंद कर दिया। बट अब जब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है और जब हमें ये भी पता है कि हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा नहीं है, तो भी आखिर क्यों एट लास्ट इसे इंडियन कल्चर से ही जोड़ा जाता है। सो वेल, जब हमने इसमें हल्का सा रिसर्च किया, हमें इसके पीछे 2 मेजर रीजंस मिले। सबसे पहले तो जब भी चाइल्ड मैरिजेस की बात आती है, लोग उसे सीधा दया भागा इस बुक से जोड़ देते हैं, जिसमें चाइल्ड मैरिजेस को हिंदू कल्चर का एक हिस्सा बताया गया। बट कोई भी ये बात नहीं बताता कि इस बुक को 12th सेंचुरी में लिखा गया था, जब इंडिया में टर्किश एंड अफगान इन्वेडर्स अपना रूल कर रहे थे। मतलब ये तब की बात है जब दिल्ली सल्तनत इसे यहाँ पर लेकर आया था। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कोटेड चीजों को जानबूझ के गलत इंटरप्रेट करके फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंगिरा स्मृति, जिसे सेज अंगिरा से लिखा गया है, जो ऋग्वेदा में द टीचर ऑफ डिवाइन नॉलेज कहा गया है, उनकी स्मृति में लिखे गए
इस शब्द वृशाली को ओमान में ऐसी लड़की जिसका मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुआ है ये कहा गया है, जबकि कई सारे स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस ये कहते हैं कि उसका ओरिजिनल मीनिंग तो द वन हु इज ब्लेस्ड होता है। अब अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी चीजों को गलत इंटरप्रेट करके उसे फैलाया जाता है रैम्पेंटली, जैसे कि इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में औरतें मर्दों से कम होती है, या फिर इंडिया में कास्ट सिस्टम तो पहले से ही है और उसे फॉलो करना ही है। ये सारी बातें हमें हमेशा सिखाई जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये सारी चीजें कई बार बाहर से भी आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में ये चीज ब्रिटिशर्स ने फैलाया। एंड अनलाइक मेनी बिग रिलीजन्स, इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में औरतों को भगवान भी माना जाता है। हमारे यहाँ पर कितनी सारी देवियां हैं जिन्हें इंडियंस पूछते भी हैं, विच मीन्स कि हमारा कल्चर हमें उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है। सो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है, ये आखिर आ कहाँ से रहा है? क्या आपके हिसाब से ये वाकई में हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का ही एक हिस्सा है? क्या आपके हिसाब से ये हमारे इंडियन ओरिजिनल कल्चर का ही हिस्सा है, या फिर ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, एक डिबेट करते हैं। एंड अगर आपको मेरे आज के इस वीडियो का मैसेज सही लगा तो प्लीज इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। वीडियो में बोली गई मेरी बातों से अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और ऐसे ही एडुटेनमेंट बेस्ड वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल